हेलो गाइस। आज का मेरा टॉपिक है पाल्पेशन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? हम सब लोग चाहते हैं बीइंग ए फिजियो ये स्पाइन को हम मोबिलाइज करें, उसको मैनिपुलेट करें, बट ये तब पॉसिबल हो पाएगा जबकि आपको स्पाइन को कैसे पाल्पेट करना है ओवर द पेशेंट, आपके पास एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका फंडा क्लियर है। बहुत सारे लोग को डिफिकल्टीज होती है हाउ टू पाल्पेट द स्पाइन ओवर द पेशेंट। आज मैं इसको एक सिंपल वे में आपको क्लियर करना चाह रहा हूं। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट जॉब, बड़े आराम से इसको पाल्पेट कर सकते हैं और किसी भी पेशेंट पे आप मैनुअल टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बट मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें ताकि आपको एक थॉरो नॉलेज मिल सके। इस वीडियो को कंप्लीट आप लास्ट तक देखिएगा ताकि सब कुछ समझ सके। आज मैं डील करने जा रहा हूं कि हाउ टू पाल्पेट द स्पाइनस प्रोसेस, हाउ टू पाल्पेट द फेसेट ज्वाइंट, ओके, फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्पाइन। लैटरल एस्पेक्ट से भी आप ट्रांसवर्स प्रोसेस को पाल्पेट कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो को कंप्लीट आप देखेंगे आपको एक थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा। तो पहले कुछ पार्ट्स में आपको बता दूं स्पाइन का। दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस। दिस इज द C1 वर्टिब्रा, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7। अब इसमें फीचर्स क्या होता है? जो C7 का जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है एमंग ऑल द सर्वाइकल वर्टिब्रा। जो आपका सेकंड लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट होता है वो C2 वर्टिब्रा का होता है। ओके, इसमें स्पेशल फीचर C1 वर्टिब्रा का है, दैट इज नोन एज एटलस वर्टिब्रा। इसके पास कोई स्पाइनस प्रोसेस नहीं है। इट मींस इसका जो नेचर है वो कंप्लीट आपका रूडिमेंट्री होता है। दिस इज नोन एज आर्च ऑफ द एटलस। इसको हम लोग स्पाइनस प्रोसेस नहीं बोलते हैं, दिस इज नोन एज आर्च ऑफ द एटलस। ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया सर्वाइकल 1 वर्टिब्रा का, फर्स्ट वर्टिब्रा का। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे आपके जितने भी वर्टिब्रास हैं उसके स्पाइनस प्रोसेस का जो लेवल है वो सेम नहीं है। तो यहाँ पे बिकॉज आपका स्पाइन एक लॉर्डोटिक पाथवे को फॉलो करता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पेशेंट में भी पाल्पेट करना होगा। तो सारे वर्टिब्रा आपके सिंगल आपको लेवल पे या उस पे आपके लेवल पे आपको ये लाई नहीं करते हैं। अकॉर्डिंगली आपको फिंगर्स उसको जज करना है और पाल्पेट करना है। नाउ कम टू द फेसेट ज्वाइंट। तो फेसेट ज्वाइंट का फॉर्मेशन कैसे होता है आप जानते हैं। जो अपर वर्टिब्रा है उसका इंटर आर्टिकुलर सरफेस जो लोअर लेवल का होगा दैट इज द इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट, और जो लोअर वर्टिब्रा का सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट मिला के एक फेसेट ज्वाइंट का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज द फेसेट ज्वाइंट हियर, यू कैन सी दिस इज द फेसेट ज्वाइंट। इस फेसेट ज्वाइंट में भी आपको मेनिस्क्वाइड होते हैं, जो जैसे आपका वर्टिब्रा फॉरवर्ड या बैकवर्ड ग्लाइड होता है तो मेनिस्कस का लेवल भी आपका जो है ग्लाइड करता है। ओके, अगर मेनिस्क्वाइड आपका मूव नहीं करेगा तो स्पाइन का फ्लेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो भी साथ में आपको आगे फॉरवर्ड ग्लाइड करते हैं, देन वापस वो रिट्रैक्ट करके पीछे आता है। अगर रिट्रैक्शन नहीं होगा तो अगेन आपका फेसेट ज्वाइंट का वो लॉकिंग कॉज करता है, बट आज हम उसको डील नहीं कर रहे हैं। ओके, दिस आर द नर्व रूट जो आपके इंटर आर्टिकुलर फोरामिना से ये नर्व रूट निकलते हैं डिफरेंट। ओके, फ्रंट साइड से आप देखेंगे दिस इज द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जो नॉर्मल केसेस में जैसे आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया या PIVD हो गया, वहां पे जो डिस्क का हाइट होता है वो रिड्यूस करता है, जो उसके साइज होते हैं एंड टू एंड साइज वो भी रिड्यूस करता है। इससे क्या होगा, दोनों वर्टिब्रा अपर एंड लोअर वर्टिब्रा एक दूसरे के क्लोजर आते हैं और ड्यू टू स्ट्रेस ऑस्टियोफाइट का फॉर्मेशन यहाँ पे ज्यादा होता है। ये कॉज करता है पेन एंड स्टिफनेस का एंड लिमिटेशन ऑफ द मोशन का। ओके, नाउ कम टू द फेसेट ज्वाइंट। बेसिकली हम कैसे स्टार्ट करेंगे पाल्पेट करना फेसेट ज्वाइंट को। तो रेफरेंस के लिए आपका जो स्कल होता है, स्कल के बैक साइड में यू कैन सी हियर जो लास्ट पार्ट होता है, अगर इसको हम लोग अगर फिंगर से रोल कर रहे हैं लास्ट जा रहे हैं, इसके बाद आपको एक ऑटोमेटिक एक आपको यहाँ पे एक आपको डिप्रेशन मिल रहा है या गैप मिल रहा है। इस गैप के पहले जो आपका एक बोनी प्रोजेक्शन दिख रहा है, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। ओके, ये आपका बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट हो गया जिसको हम लोग हाइपोथेटिकली इसको हम लोग C0 मानते हैं। एज सच आपके पास कोई C0 वर्टिब्रा होता नहीं है, बट एज ए रेफरेंस पॉइंट इसको हम लोग C0 मानते हैं। और इसके बाद जो फर्स्ट आपका वर्टिब्रा है दैट इज द एटलस वर्टिब्रा, इसको हम लोग C0 C1 ज्वाइंट को मानते हैं हम लोग ऐसा एज ए रेफरेंस पॉइंट। ओके, बट एज सच कोई आपका C0 C1 आपका ज्वाइंट होता नहीं है। ओके, तो अगर हमें C1 का अगर हमें एटलस का जो आर्च आपको पाल्पेट करना होगा तो स्टार्ट करेंगे ऑलवेज हम लोग एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस से।
ओके, ये आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। इससे पहले हम लोग आर्च ऑफ द एटलस को पाल्पेट करेंगे, इसके बाद फिंगर को आगे फर्दर रोल करेंगे, देन आपको C2 C3 वर्टिब्रा को आप इजिली पाल्पेट कर सकते हैं। ओके, अब सपोज अगर आपको फेसेट ज्वाइंट पाल्पेट करना है तो उसके आपके डिफरेंट मेथड को फॉलो करना होता है। सपोज हमें अगर C0 C1 एंड C1 C2 के बीच में एक्चुअली या ट्रू फेसेट ज्वाइंट नहीं होता है, जो ज्वाइंट होता है दैट इज नोन एज कोवर्टिब्रल ज्वाइंट और इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट। सो हाउ टू पाल्पेट देम, तो उसके लिए क्या करना होता है, अगर हमें C0 C1 का इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट को पाल्पेट करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाल्पेट करेंगे एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस को, उसके बाद हम नीचे आएंगे, आर्च ऑफ द एटलस को पाल्पेट करेंगे। ओके, अब इस आर्च से हम क्या करेंगे, वन थंब स्पेस लैटरल जाएंगे। जिस साइड का आपको पाल्पेट करना है, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड, उस साइड में आप वन थंब स्पेस लैटरल जाएंगे, या आप मान सकते हैं 1.5 to 3 मिलीमीटर के स्पेस में आपको एक पॉइंट लेना है। उस पॉइंट से आप 4 मिलीमीटर अप जाएंगे, वहां पे आपको फेसेट ज्वाइंट मिल जाएगा, दैट इज द इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट मिलेगा आपको बिटवीन द C0 एंड द C1 वर्टिब्रा। ओके, सपोज आपको अब C1 से C2 के बीच में आईवी ज्वाइंट को पाल्पेट करना है, सो उस केस में क्या करेंगे, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल पाल्पेट करेंगे आप आर्च ऑफ द एटलस, उससे आप वन थंब स्पेस लैटरल जाएंगे, उसके बाद आपको यहां इस केस में 2 मिलीमीटर डाउन आना है। ओके, फर्स्ट केस में हम 4 मिलीमीटर अप गए थे, इस केस में क्या करना होगा, आपको 2 मिलीमीटर डाउन आना होगा। ओके, तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा आईवी ज्वाइंट का बिटवीन द C1 एंड द C2 वर्टिब्रा। इसके बाद सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे फॉर द फर्दर फेसेट ज्वाइंट और वर्टिब्रा। अब सपोज हमें C3 C4 के बीच का फेसेट ज्वाइंट हमें राइट साइड का पाल्पेट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग, देन यू हैव टू कम टू द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द C3 वर्टिब्रा। इससे अगेन आप वन थंब स्पेस लैटरल जाएंगे, सपोज आप लैटरल यहां पॉइंट आया आपका, इससे फिर हम 2 मिलीमीटर डाउन जाएंगे, देन यू कैन पाल्पेट द फेसेट ज्वाइंट बिटवीन द C3 एंड द C4 वर्टिब्रा। ओके, सो दिस इज अ सिंपल मेथड टू पाल्पेट द फेसेट ज्वाइंट ओवर द सर्वाइकल स्पाइन। सो इसको मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं, आप कैसे इसको पाल्पेट कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर, इसको मैंने पेन से मार्क किया है, हाउ टू पाल्पेट द स्पाइनस प्रोसेस एंड हाउ टू पाल्पेट द फेसेट ज्वाइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द स्पाइनस प्रोसेस, तो हमने एक पॉइंट पाल्पेट किया, स्कल के बैक में गए जहां पे आपका बोनी प्रोजेक्शन था, उसके बाद जहां भी डिंपल आ रहा है, डिंपल के जस्ट पहले जो बोनी प्रोजेक्शन था, ये पॉइंट आप मार्क कर लेंगे। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ द एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। ओके, इसके बाद फर्दर आप आगे मूव करेंगे, जहां भी आपको डिप्रेशन मिल रहा है, जो फर्स्ट डिप्रेशन होगा वो लेवल होता है आपका स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द C1 वर्टिब्रा। तो ये थोड़ा छोटा आपका होता है, मैंने बताया था कि रूडिमेंट्री होता है, सो थोड़ा सा इजी नहीं होता पाल्पेट करना, बट आपको मूव करेंगे, यू कैन फील द बोनी प्रोजेक्शन हियर। सो दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द C1 वर्टिब्रा। इसके बाद फर्दर आप थंब को रोल करेंगे, बेसिकली इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे प्रोन लाइन कंडीशन में, अभी आपको मैं डेमोस्ट्रेट कर रहा हूं। ओके, इसके बाद थंब रोल करेंगे, तो फर्स्ट आपका अगेन जो बड़ा एक पोजीशन मिलेगा वो आपका हो जाएगा C2 का स्पाइनस प्रोसेस। सिमिलरली हम लोग, चूंकि हर वर्टिब्रा के बीच में आपको गैप होता है, यहाँ पे है, सो उससे कंफ्यूज नहीं करना आपको है, यू हैव टू पाल्पेट द बोनी प्रोजेक्शन। उसके बाद बीच में गैप मिलेगा, यू विल फील सम गैप हियर, देन अगेन बोनी प्रोजेक्शन। आप इसको नंबरिंग कर सकते हैं। ओके, C1 C2 C3 C4 C5 C6 एंड C7। ओके, देन हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द C6 एंड द C7 वर्टिब्रा। अब यहां पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर सकते हैं, मैं आपको एक टिप्स देता हूं, बिकॉज जो C7 वर्टिब्रा हमारा होता है दैट इज द ट्रांजिशनल वर्टिब्रा। इसके कुछ फीचर्स होंगे आपको सर्वाइकल स्पाइन के और कुछ फीचर्स होंगे आपके थोरासिक स्पाइन के। सो दैट्स व्हाई C7 का जो आपका जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, बिकॉज यू कैन सी थोरासिक स्पाइन का जो आपका जो स्पाइनस प्रोसेस होता है ये काफी ब्रॉड होता है एंड लॉन्गेस्ट होता है। ओके, तो सिमिलरली नेक्स्ट क्या होगा, एज आपका थोरासिक वर्टिब्रा मूव नहीं करता है, सेम फाइंडिंग आपको C7 में होता है। तो C7 वर्टिब्रा बेसिकली आपका स्टैटिक होता है, मूव नहीं करता है, बट C6 वर्टिब्रा आपका मोबाइल होता है। देन हाउ टू क्रॉस चेक, आप चाहे तो अपने दो फिंगर को, वन को रखें आप C7 के स्पाइनस प्रोसेस को, सेकंड को रखें आप C6 पे, और ट्राई करें स्पाइन को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मोशन करवाने का। तो इस केस में क्या होगा, C6 वर्टिब्रा आपको अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करेगा, बट C7 जो वर्टिब्रा है वो आपको बेसिकली कांस्टेंट रहेगा। इससे आप डिफरेंस कर सकते हैं कि विच वन इज द C6 और विच वन इज द C7 वर्टिब्रा। ओके,
अब यहां पे मैंने आपको बताया था अभी हाउ टू पाल्पेट द फेसेट ज्वाइंट। सो आपने सबसे पहले क्या किया, स्पाइनस प्रोसेस को पाल्पेट करना सीखा। इसके बाद आपको करना क्या है, जस्ट गो फॉर 1 थंब स्पेस लैटरल टू द स्पाइनस प्रोसेस। तो बिटवीन द C0 एंड C1 हाउ टू पाल्पेट द फेसेट ज्वाइंट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आर्च ऑफ द एटलस दैट इज C1 वर्टिब्रा का स्पाइनस प्रोसेस को पाल्पेट कर लिया। उससे 1 थंब स्पेस लैटरल अप जाएंगे। ओके, उसके बाद आपको 4 मिलीमीटर अप मूव करना है। ओके, माइंड इट, आपको 4 मिलीमीटर अप मूव करना है। हियर यू कैन पाल्पेट द फेसेट ज्वाइंट दैट इज द कोवर्टिब्रल और इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट बिटवीन द C0 एंड द C1 वर्टिब्रा। वेरी इजी। नाउ कम बिटवीन द C1 टू C2, सेम प्रोसेस होगा। अगेन यू हैव टू पाल्पेट द आर्च ऑफ द एटलस फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसके बाद 1 थंब स्पेस लैटरल अप जाएंगे। अब यहां पे लैटरल जाने के बाद यू हैव टू कम 2 मिलीमीटर डाउन। फर्स्ट केस में हम लोग अप गए थे, यहां पे आपको डाउन आना है। ओके, सो फर्स्ट गो फॉर लैटरल, 1 थंब स्पेस लैटरल, देन 2 मिलीमीटर डाउन आप आएंगे। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ द फेसेट ज्वाइंट बिटवीन द C1 एंड द C2 वर्टिब्रा। ओके, सिमिलरली आप किसी भी फेसेट ज्वाइंट को इस तरह से पाल्पेट कर सकते हैं। सपोज C3 C4 करना है, अगेन सबसे पहले आप C3 का स्पाइनस प्रोसेस को पाल्पेट करेंगे, देन 1 थंब स्पेस लैटरल जाएंगे, देन अबाउट 2 मिलीमीटर अप डाउन आएंगे। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ द फेसेट ज्वाइंट बिटवीन द C3 एंड द C4 ज्वाइंट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत बार हमारे पास फिजियो के पास जो पेशेंट आते हैं वो कंप्लेन करेंगे, सर मुझे राइट साइड जो है पेन हो रहा है। तो जब आप पेशेंट का असेसमेंट करेंगे, टिल आपको उस केस में एक्चुअली आपको जो साइट ऑफ द पेन है वो आपको लोकेट करना होता है। सो ऐसा नहीं कि पेन उसका C4 C5 में है और पूरे स्पाइन को हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो मे भी इफेक्टिव नहीं होगा उतना। सो आपको बेसिकली लोकेट करना होता है। ओके, सो एक्चुअल साइट क्या है पैथोलॉजी का, अगर आपने पाल्पेट कर लिया, सपोज C3 C4 में था, अब इस फेसेट ज्वाइंट पे आपको वर्क करना है आदर विद द हेल्प ऑफ मोबिलाइजेशन और विद द हेल्प ऑफ मैनिपुलेशन, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। ओके, सेकेंड, सपोज आपने सेगमेंट को अपने यहाँ पे लोकेट कर लिया है, तो अब हमें ट्रैक्शन किस उसको एंगल में लगाना है, उसको हमें फ्लेक्शन में देना है, न्यूट्रल में देना है या एक्सटेंशन कंडीशन में देना है, ताकि आपका जो ट्रैक्शन का फोर्स हो या मैक्सिमम आपको इफेक्टिवली वहां पे वर्क कर सके। सो इन दैट सेंस हमें साइट को लोकेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फिजियो के लिए। तो ये स्किल आपको यहाँ पे हेल्प करने जा रहा है। अब हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे हम पेशेंट को लिटा करके हम चेक कर सकते हैं। ओके, सो अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है देन हाउ टू पाल्पेट। सो पेशेंट को आप लिटा देंगे इन द प्रोन लाइन पोजिशन में, क्योंकि आपको बैक व्यू को पाल्पेट करना है। सो फॉर दिस थेरेपिस्ट आपको स्टैंड करता है बिहाइंड द हेड ऑफ द पेशेंट, देन आपको अपने थंब का यूज करना है। थंब को वर्टिकली रख के यू हैव टू पाल्पेट द स्पाइनस प्रोसेस एज वेल एज द फेसेट ज्वाइंट। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कैसे पाल्पेट करना है। जस्ट ट्राई टू पाल्पेट और फील द बोनी प्रोजेक्शन हियर ओवर द स्कल, बेस ऑफ द स्कल। तो जहां पे आपको डिंपल मिल रहा है, गैप मिल रहा है, जस्ट बिहाइंड जो आपको बोनी प्रोजेक्शन है दैट इज द एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। सो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, और हमने जो बताया था इसको यू कैन इमेजिन एज ए C0। यहां के बाद अगेन आप जाएंगे, जो फर्स्ट आपको डिप्रेशन मिल रहा है, जो गैप फील हो रहा है, यहां पे बेसिकली आपका C1 वर्टिब्रा का जो एटलस है वो पाल्पेट होगा। ओके, आप चाहें तो हल्का सा नेक को फ्लेक्शन करा सकते हैं ताकि बोन आपका अपवर्ड मूव करेगा, तो यू कैन इजिली पाल्पेट। सो दिस इज द C1। इसके बाद अगेन आप थंब को आगे रोल करके मूव करेंगे, और इस थंब को ट्राई करें वर्टिकल पोजीशन रखने का। ओके, नेक्स्ट जो आपका होगा लॉन्गेस्ट मिलेगा बोनी पोजीशन दैट इज द C2 वर्टिब्रा। इसके बाद अगेन यू विल फील द गैप, नेक्स्ट बोनी पोजीशन दैट इज द C3। सो लाइकवाइज C3 C4 C5 C6 एंड C7 यू कैन पाल्पेट हियर। इट्स वेरी इजी। सो पाल्पेट करना है, अगर इसको मोबिलाइज करना होता है ऑलवेज आप थंब को यूज करेंगे इन द वर्टिकल पोजीशन लाइक दिस। आप इसको स्पाइनस प्रोसेस को यू कैन मोबिलाइज इन दिस वे एज पर द मेटलन टेक्निक। आपको किस ग्रेड में करना है, 1 to 4 ग्रेड में, इसको मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। ओके, नाउ कम टू द पाल्पेशन ऑफ द फेसेट ज्वाइंट। सपोज फॉर द C0 C1 मैंने बताया था, फर्स्ट पाल्पेट किया आपने C0, देन पाल्पेट किया आपने C1। नाउ C1 से आपको किस साइड के फेसेट ज्वाइंट को पाल्पेट करना है, अदर ऑन द राइट साइड और द लेफ्ट साइड। उस तरफ हम लोग 1 थंब स्पेस एवरेज जाते हैं या 1.5 to 3 मिलीमीटर उसको मेजर करना। इट्स नॉट ए सिंपल टास्क, तो आप थंब स्पेस का यूज कर सकते हैं। एवरेज यहां गया,
दिस इज द पॉइंट लैटरल, देन कम अबाउट 4 मिलीमीटर अप जाएंगे. सो दिस इज द पॉइंट फॉर द फेसेज ज्वाइंट, दैट इज द इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट बिटवीन द C0 and the C1 vertebra. Okay, so this is the facet joint. If you are planning to mobilize the facet joint, just keep your thumb in the vertical position. Now you can apply pressure vertically towards the crouch as per the grades of the mobilization. Okay. Similarly, suppose right side का करना होगा, same काम करेंगे. First of all, palpate the C1 spinous process, then go 1 thumb space lateral, then 4 millimeter up. You can palpate the facet joint between the C0 and the C1 vertebra. Now come to the C1, C2 facet joint. You have palpated the arch of the atlas, that is C1. Go 1 thumb space lateral. Now यहाँ पे क्या करना है? You have to go 2 millimeter down. आपको 2 millimeter down जाना है. At this point, you can palpate the facet joint between the C1 and the C2 vertebra. So this is a point you can feel here. अगर राइट साइड करना होगा, सिमिलरली थंब स्पेस लैटरल जाएंगे, 2 मिलीमीटर डाउन जाएंगे, यू विल गेट द फेसेट जॉइंट बिटवीन द C1 एंड द C2 वर्टिब्रा. अब आगे इसके सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा. अगर C2 C3 में करना होगा, देन अगेन पाल्पेट. हमेशा आप जो अपर सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसके स्पाइनस प्रोसेस को पाल्पेट करेंगे, उससे थंब स्पेस लैटरल जाएंगे, देन 2 मिलीमीटर डाउन जाएंगे, यू विल गेट द योर डिजायर्ड फेसेट जॉइंट. तो जिस साइड में करना होगा, सपोज C3 C4 है, आपने C3 का स्पाइनस प्रोसेस को पाल्पेट किया, उसे 1 थंब स्पेस लैटरल जाएंगे, देन अगेन 2 मिलीमीटर डाउन जाएंगे, देन यू कैन गेट द फेसेट जॉइंट बिटवीन द C3 एंड द C4 वर्टिब्रा. ओके, तो इस टेक्निक को अप्लाई करके आप किसी भी ज्वाइंट के फेसेट जॉइंट को पाल्पेट कर सकते हैं. ओके, नाउ सपोज अगर आपको लैटरल साइड से ट्रांसवर्स प्रोसेस को पाल्पेट करना होगा, तो उसके लिए क्या करना होता है, आप जस्ट जाएंगे जस्ट ईयर के बिहाइंड, यहां पे आपको यू कैन फील द अगेन बोनी प्रोजेक्शन. इसके बाद एक डिंपल फील होगा, अगेन एक गैप फील होगा. तो जस्ट डिंपल के पहले आपको जो एक बोनी प्रोजेक्शन मिल रहा है, दैट इज द मैस्टॉइड प्रोसेस. ये जो बोन आपका है, दैट इज द मैस्टॉइड प्रोसेस. ओके, इससे क्या करना होगा, आपको जाना है जस्ट इंफीरियर और थोड़ा सा आप एंटीरियर मूव करेंगे, देन यू कैन पाल्पेट द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द C1 वर्टिब्रा, दैट इज बिटवीन द एंगल ऑफ द मैंडिबल एंड द मैस्टॉइड प्रोसेस. इन दोनों के बीच में आपका ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है उसको आप लैटरली पाल्पेट कर सकते हैं. सपोज इसको आप प्रेस करेंगे तो पेशेंट को एक शार्प पेन फील होता है, यहाँ पे आपको इंटेंस पेन बताएगा वो. इट मीन्स आपने सही जगह पे इसको प्रेस किया है, यू हैव पाल्पेटेड द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द C1 वर्टिब्रा. ओके, सो लाइकवाइज सारे आप ट्रांसवर्स प्रोसेस को आगे पाल्पेट कर सकते हैं. सो टुडे वी हैव डिस्कस द हाउ टू पाल्पेट द सर्वाइकल स्पाइन फ्रॉम द पोस्टीरियर स्पेक्ट, फ्रॉम द लैटरल स्पेक्ट. तो आई थिंक ये टेक्निक आपको काफी हेल्प करेगा ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ द पेशेंट. इसके बिहाफ पे आपको जो प्रॉपर सेगमेंट जो अफेक्टेड है, कहां पे पैथोलॉजी है, यू कैन वेरी वेल जज इन द पेशेंट. उसके बाद ही आप एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, इस केस में आपका ट्रीटमेंट काफी इफेक्टिव होगा. ओके, सो गाइज मैं आपसे बस यही एडवाइस दूंगा, इस टेक्निक को अच्छे से आप देखें और फॉलो करें ओवर द पेशेंट, बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो हैंड होगा उतना स्किलफुल होगा. बिकॉज सिंगल प्रैक्टिस में आप इसको पाल्पेट नहीं कर पाएंगे. सो जितना आप टाइम अगेन इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, पेशेंट के ऊपर में अप्लाई करेंगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा और उतना आपका हैंड जो है स्किलफुल होगा एंड यू कैन बिकम ए वेरी गुड मैनुअल थेरापिस्ट. ओके, जो आज के सिनेरियो में हमारा रिक्वायरमेंट है कि पेशेंट को कैसे हम स्किलफुली ट्रीट कर सकें. ओके, सो ये जस्ट मेरा आपको एडवाइस है कि आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें. इसके बाद मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि हाउ टू मोबिलाइज द सर्वाइकल स्पाइन. तो ऑटोमेटिक आपको एक अपडेट मिल जाएगा रिगार्डिंग दिस वीडियो, इसको सब्सक्राइब करने का. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो सो पेशेंसली. सो फील गुड, फील बेटर और अपने पेशेंट को भी अच्छे रखें और उनको ऑल ऑफ यू.